नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारी दुनिया, हमारे व्यापार और हाँ, यूपीएससी की तैयारी के लिए भी बहुत अहम है। बिल्कुल। हम बात करें विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की। हाँ, डब्ल्यूटीओ। सोचिए, दुनिया भर के देश आपस में कैसे सामान खरीदते बेचते हैं, क्या नियम कायदे होते हैं, अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे कौन सुलझाता है, ये सब कुछ तय होता है डब्ल्यूटीओ में। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। आज हम खास तौर पर संजीव वर्मा की किताब के चैप्टर 39, सेक्शन 39.1, जिसका शीर्षक है गैट एंड डब्ल्यूटीओ, उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा मकसद साफ है, गैट से डब्ल्यूटीओ बनने की पूरी कहानी, इसकी क्या अहमियत है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जहां मामला फंसा हुआ है, सब कुछ समझेंगे एकदम शुरू से। हाँ, एकदम शुरू से। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। तो तैयार हो जाइए एक लंबी और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए। व्यवस्था की जरूरत थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जहां आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने। वहीं एक तीसरी संस्था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ का भी प्रस्ताव था। अच्छा, आईटीओ, डब्ल्यूटीओ नहीं? नहीं, आईटीओ। उसका मकसद बहुत बड़ा था। व्यापार के साथ साथ रोजगार, निवेश, विकास सब कुछ देखना था। पर कुछ देशों, खासकर अमेरिका को ये मंजूर नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये उनकी संप्रभुता पर असर डालेगा, तो आईटीओ कभी बन ही नहीं पाया। अरे, तो फिर व्यापार के नियम कैसे बने? वहीं पर गैट का रोल आता है। आईटीओ चार्टर का एक हिस्सा व्यापार और टैरिफ से जुड़ा था। तो देशों ने सोचा कि जब तक आईटीओ नहीं बनता, कम से कम व्यापार वाले हिस्से पर तो समझौता कर लें। तो 1947-48 में ये जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स यानी गैट एक तरह से अस्थायी इंतजाम के तौर पर लागू हो गया। तो अस्थाई मतलब ये परमानेंट नहीं था शुरू में? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक समझौता था, कोई संस्था नहीं थी। इसका अपना कोई मुख्यालय या स्टाफ भी नहीं था ठीक से। इसका मुख्य काम था सदस्य देशों के बीच बातचीत के दौर आयोजित करवाना, ताकि व्यापार पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ कम किए जा सकें। तो ये गैट कितने समय तक चला और इसने क्या हासिल किया? ये करीब 47 साल चला, 1948 से 1994 तक। और इसने कई दौर की बातचीत की, जैसे जेनेवा राउंड, कैनेडी राउंड, टोक्यो राउंड और सबसे मशहूर यूरुग्वे राउंड। इन दोनों में मुख्य रूप से वस्तुओं पर टैरिफ कम करने में काफी सफलता मिली। लेकिन फिर डब्ल्यूटीओ की जरूरत क्यों पड़ी जब गैट काम कर ही रहा था? देखिए, 80 और 90 के दशक तक दुनिया बदल चुकी थी। व्यापार सिर्फ सामान का नहीं रह गया था। सर्विसेज यानी सेवाओं का व्यापार, जैसे बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हाँ, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनकी अहमियत भी बढ़ गई थी। बिल्कुल। और गैट इन नए क्षेत्रों को कवर नहीं करता था। साथ ही गैट के पास विवाद सुलझाने की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं थी। अगर दो देशों में झगड़ा होता तो गैट पैनल सिफारिश तो कर सकता था, पर उसे लागू करवाना मुश्किल था। अच्छा, तो इन कमियों को दूर करने के लिए डब्ल्यूटीओ बनाया गया? हाँ, बिल्कुल। यूरुग्वे राउंड की बातचीत जो 1986 से 1994 तक चली, के अंत में ये तय हुआ कि अब एक स्थायी, मजबूत और व्यापक संस्था की जरूरत है। और उसी के तहत 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया। तो ये जो गैट से डब्ल्यूटीओ का बदलना था, इसे एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था। डब्ल्यूटीओ एक पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका अपना सचिवालय है, बजट है और सबसे जरूरी, इसके नियम सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लीगली बाइंडिंग है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं, गैट्स एग्रीमेंट, बौद्धिक संपदा, ट्रिप्स एग्रीमेंट और निवेश से जुड़े उपाय, ट्रिम्स एग्रीमेंट भी शामिल हैं। गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये बड़े नाम हैं। हाँ, गैट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये डब्ल्यूटीओ के महत्वपूर्ण समझौते हैं। और इसका मकसद क्या बताया गया है? मकसद था एक व्यवस्थित विश्व व्यापार, ऑर्डरली वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक पारदर्शी आधार, ट्रांसपेरेंट बेसिस तैयार करना। एक ऐसा मंच बनाना जहां सभी देश मिलकर व्यापार के नियम तय कर सकें और उन्हें लागू कर सकें। ये एक विकासवादी, बहुपक्षीय व्यापार मंच, इवोल्यूशनरी मल्टीलैटरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने का पहला गंभीर प्रयास था, जहां सब शामिल हों। और सदस्य देश भी बढ़ गए। हाँ, बहुत।
गैट के समय सदस्य कम थे, डब्ल्यूटीओ बनते ही बढ़ गए और आज 164 सदस्य देश हैं जहां तक मुझे याद है। और खास बात यह है कि इनमें से लगभग 2/3 विकासशील या उभरते बाजार वाले देश हैं। भारत तो गैट के शुरुआती सदस्यों में से था और डब्ल्यूटीओ का भी संस्थापक सदस्य है। इतनी विविधता, 160 से ज्यादा देश, अलग अलग जरूरतें, अलग अलग विकास का स्तर। हाँ, इसीलिए तो सहमति बनाना हमेशा एक चुनौती रहा है। मतलब घर में 4 लोगों में सहमति नहीं बनती, यहाँ 160 से ज्यादा देश, ये आसान काम कभी नहीं हो सकता। सही कहा। तो डब्ल्यूटीओ बनने के बाद क्या कुछ ठोस प्रगति हुई? क्या ये अपने मकसदों में कामयाब रहा है? हाँ, कुछ क्षेत्रों में जरूर कामयाबी मिली है। जैसे मैंने बताया, पिछले 2 दशकों में गैर टैरिफ बाधाओं या नॉन टैरिफ बैरियर्स एनटीबीज को हटाने में काफी प्रगति हुई है। एनटीबीज? हाँ। ये क्या होती हैं? टैरिफ तो समझ आता है, टैक्स। एनटीबीज क्या है? एनटीबीज मतलब वो बाधाएं जो सीधे टैक्स के रूप में नहीं होती पर व्यापार को मुश्किल बनाती हैं। जैसे किसी सामान के लिए बहुत सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड लगा देना, मुश्किल लाइसेंसिंग प्रक्रिया, कोटा तय कर देना कि इससे ज्यादा माल नहीं मंगाएंगे, या बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई। ये सब एनटीबीज में आता है। अच्छा, तो इन्हें कम करने में डब्ल्यूटीओ ने मदद की है। और जैसा मैंने पहले कहा, ट्रिप्स और ट्रिमस्टोन मोटे तौर पर सहमति बनी। मतलब बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और निवेश से जुड़े नियमों पर एक समझ बनी। और सबसे महत्वपूर्ण, व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी विवाद निपटान बोर्ड, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड डीएसबी की स्थापना हुई। ये डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानी जाती है। डीएसबी ये कैसे काम करता है? अगर 2 सदस्य देशों के बीच डब्ल्यूटीओ समझौतों को लेकर कोई विवाद होता है तो वो डीएसबी में जा सकते हैं। डीएसबी एक पैनल बनाता है जो मामले की जांच करता है और अपना फैसला देता है। अगर कोई देश फैसले को नहीं मानता है तो जीतने वाला देश उस पर व्यापारिक प्रतिबंध भी लगा सकता है। ये जैट के मुकाबले बहुत मजबूत व्यवस्था है। ये तो वाकई बड़ी बात है। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित होता होगा। हाँ, काफी हद तक। और इन सबके मिले जुले असर से, जैसा किताब में भी जिक्र है, 1990 से लेकर डब्ल्यूटीओ बनना के बाद के सालों में वैश्विक व्यापार 150% से अधिक, ओवर 150% बढ़ा है। सोचिए जरा। 150%? ये तो जबरदस्त बढ़ोतरी है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आजकल हम सुनते हैं कि डब्ल्यूटीओ में गतिरोध है, खासकर दोहा दौर को लेकर। या कहाँ अटक गया है? बिल्कुल सही सवाल। ये फंसा है बाजार पहुंच पहल, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स, एमएआई में। आसान भाषा में कहें तो देश एक दूसरे को अपने बाजारों में कितनी आसानी से सामान और सेवाएं बेचने देंगे, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। एमएआई, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स, इसमें क्या क्या शामिल है? एमएआई को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है और तीनों में ही पेच फंसा हुआ है। कृषि, ये हमेशा से सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। गैर कृषि बाजार पहुंच, नामा, नॉन एग्रीमेंट मार्केट एक्सेस। हाँ, इसमें औद्योगिक सामान, इंडस्ट्रियल गुड्स आते हैं। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज। कृषि, नामा और गैट्स, इन तीनों पर ही बात अटकी हुई है। हाँ, इन्हीं 3 खंभों पर दोहा दौर की बातचीत टिकी थी और यहीं पर सहमति नहीं बन पाई। इसका औपचारिक नाम था दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, डीडीए। नाम से ही जाहिर है, इसका फोकस विकासशील देशों की जरूरतों और चिंताओं पर ज्यादा था। उरुग्वे दौर में जो मुद्दे अधूरे रह गए थे, खासकर कृषि, उन्हें इसमें पूरा करना था। अच्छा, विकासशील देशों पर फोकस था, तो फिर दिक्कत क्यों आई? मकसद नेक था, पर रास्ते पर सहमति नहीं बनी। इसकी पहली डेडलाइन 1 जनवरी 2005 रखी गई थी, वो निकल गई। फिर कोशिशें हुई, दिसंबर 2006 की एक अनौपचारिक डेडलाइन भी रखी गई, वो भी हाथ से निकल गई। और तब से आप कह सकते हैं गतिरोध जारी है, स्टेलमेट कंटिन्यूज। एक तरह से दोहा दौर लगभग ठंडा पड़ गया है, कोई खास प्रगति नहीं हुई। इतना लंबा समय, 2001 से अब तक, ऐसा क्यों? क्या देश व्यापार बढ़ाना नहीं चाहते? सब मानते तो हैं कि खुला और पारदर्शी व्यापार होना चाहिए। हाँ, मैक्रो स्तर पे समझ तो है कि हाल ही में व्यापार बढ़ना चाहिए, नियम साफ होने चाहिए, पर इसे कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब किन शर्तों पर, कौन कितनी रियायत देगा, इस पर भारी मतभेद है। और बीच में वैश्विक संकट भी आया था 2008 का। हाँ, उसने भी ध्यान भटकाया। जब घरेलू अर्थव्यवस्थाएं ही मुश्किल में हों तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर ध्यान कम हो जाता है, संरक्षणवाद की बातें होने लगती हैं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर।
दोहा दौर की रुकावट के असली कारण क्या हैं? वो कौन से हड्डी यानी बोन ऑफ कंटेंशन है जिन पर बात अटकी है? कौन से देश आमने सामने हैं? जैसा मैंने पहले इशारा किया, एक तरफ है विकसित देश, मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी तरफ हैं बड़े विकासशील देश, खासकर भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जिन्हें बेसिक ग्रुप भी कहते हैं कई बार, और अन्य विकासशील देशों का समूह। और झगड़ा किस बात पर है? मुख्य झगड़ा है कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को खोलने के तौर तरीकों पर। मतलब कौन कितनी ड्यूटी कम करेगा, कितनी सब्सिडी देगा या नहीं देगा, अपने बाजार को कितना खोलेगा, इन्हीं बातों पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो चलिए इन झगड़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कृषि, जो आपने कहा सबसे बड़ा सिरदर्द है। कृषि में क्या मुद्दे हैं? पहला मुद्दा किताब में दिया है विशेष उत्पाद, स्पेशल प्रोडक्ट्स। ये क्या बला है? एसपी यानी स्पेशल प्रोडक्ट्स, ये वो कृषि उत्पाद हैं जो किसी विकासशील देश के लिए खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, मतलब जो किसानों और आम लोगों के लिए बहुत जरूरी फसलें हैं? हाँ, बिल्कुल। सिद्धांत रूप में इस पर मोटी सहमति है कि विकासशील देशों को कुछ उत्पादों को एसपी की श्रेणी में डालने की छूट मिलनी चाहिए और इन उत्पादों पर उन्हें टैरिफ कटौती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो फिर विवाद कहाँ है जब सब सहमत हैं? तो विवाद श्रेणी या कैटेगरी पर नहीं, बल्कि संख्या और दायरे पर है। दिक्कत यह है कि भारत जैसे देश चाहते हैं कि एससीपी की लिस्ट काफी लंबी हो, जिसमें उनकी ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील फसलें आ जाएं। और विकसित देश? विकसित देश चाहते हैं कि ये लिस्ट छोटी से छोटी हो। उन्हें डर है कि अगर विकासशील देश बहुत सारे उत्पादों को एससीपी घोषित कर देंगे तो फिर बाजार खुलने का मतलब ही क्या रह जाएगा। विकासशील देशों का डर क्या है? भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों का कृषि आधार तो बहुत बड़ा है। हाँ, करोड़ों लोग भारत में कृषि पर निर्भर हैं। अगर कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क एकदम से बहुत कम कर दिए जाएं, तो बाहर से सस्ता माल आएगा और हमारे किसानों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनकी आमदनी गिर सकती है, वो बर्बादी के कगार पर पहुंच सकते हैं। इसलिए ये देश सावधानी बरतना चाहते हैं। भारत की स्थिति क्या है इसमें? कितने उत्पादों को एससीपी बनाना चाहता है भारत? देखिए, भारत के पास कृषि में लगभग 700 टैरिफ लाइनें हैं। हाँ, मतलब मोटे तौर पर 700 तरह के कृषि उत्पाद हैं जिन पर टैरिफ लगता है। मौजूदा नियमों या प्रस्तावों के तहत शायद मुश्किल से 2% उत्पादों को ही एसपी का दर्जा मिल पाता है। सिर्फ 2%? हाँ, 700 में से? ये तो बहुत कम है। हाँ, भारत चाहता है कि ये दायरा बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा उत्पादों को सुरक्षा मिल सके। 700 टैरिफ लाइनें और सिर्फ 2% एसपी में, ये भारत को मंजूर नहीं था। तो क्या रास्ता है? क्या भारत को अपनी मांग पर अड़े रहना चाहिए? भारत को अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए जोर तो लगाना होगा, लेकिन ये भी समझना होगा कि डब्ल्यूटीओ जैसे मंच पर कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ता है। बदलाव एकदम से नहीं होगा, क्रमिक होगा। किसानों को भी नई परिस्थितियों के हिसाब से समायोजित होने का समय मिलेगा। लेकिन एक और पहलू भी है जिसका जिक्र किताब में है, अति संरक्षण का। भारत में कृषि टैरिफ बहुत ज्यादा है, 100% से भी ज्यादा। हाँ, ये एक हकीकत है। भारत में कृषि पर औसत बाउंड टैरिफ, मतलब वो अधिकतम सीमा जिस तक टैरिफ लगाया जा सकता है, 100% से अधिक, ओवर 100% है। जबकि वास्तविक लगाया जाने वाला टैरिफ, अप्लाई टैरिफ, इससे कम होता है, पर फिर भी काफी ज्यादा है। तो क्या ये इतना ज्यादा संरक्षण सही है? यहीं पर बहस होती है। संरक्षण जरूरी है, खासकर विकासशील देशों के किसानों के लिए, पर अति संरक्षण के अपने नुकसान हैं। इससे एक तरह की संतुष्टि, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। जब बाहर से प्रतिस्पर्धा का डर नहीं होता, तो घरेलू उत्पादक अपनी लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने या क्वालिटी सुधारने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब जरूरत से ज्यादा सुरक्षा भी ठीक नहीं। हाँ, इससे उत्पादन लागत बढ़ती है, उपभोक्ता को चीजें महंगी मिलती हैं और हमारी कृषि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाती। भारतीय कृषि को आज जरूरत किस चीज की है? बेहतर बीज, बेहतर सिंचाई, वैज्ञानिक खेती के तरीके, ज्यादा R&D, बेहतर स्टोरेज और सप्लाई चेन। सिर्फ ऊंचे टैरिफ लगाकर हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ये तो कड़वी सच्चाई है। इतने संरक्षण के बावजूद आज भी हमारे करोड़ों किसान गरीबी में जी रहे हैं। बिल्कुल। तो नीति निर्माताओं को ये व्यापक तस्वीर देखनी होगी। क्या सिर्फ टैरिफ कम होने से किसानों की हालत और खराब हो जाएगी, या फिर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उन्हें बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी और सरकार को R&D और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा? शायद संरक्षण थोड़ा कम करके उस बचत को सीधे किसानों की मदद या कृषि सुधार में लगाना ज्यादा फायदेमंद हो। तो समाधान क्या है एसएसपी वाले मुद्दे का? समाधान बीच का रास्ता निकालने में है। भारत को अपनी जायज चिंताओं को रखना होगा, लेकिन साथ ही कुछ लचीलापन भी दिखाना होगा।
विकसित देशों को भी समझना होगा कि विकासशील देशों की मजबूरियां क्या हैं। अगर गतिरोध तोड़ना है तो सबको थोड़ा झुकना होगा, अड़े रहना बुद्धिमानी नहीं। ठीक है, एसएसपी समझ आ गया। कृषि में अगला पेचीदा मुद्दा विशेष सुरक्षा उपाय, एसएसएम। ये क्या चीज है? एसएसएम, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक सुरक्षा कवच है। ये विकासशील देशों को ये अधिकार देता है कि अगर किसी कृषि उत्पाद का आयात अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इंपोर्ट सर्ज, या उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा गिर जाएं, प्राइस फॉल, तो वो अस्थायी तौर पर उस उत्पाद पर आयात शुल्क बढ़ा सकें या आयात रोक सकें, ताकि उनके घरेलू किसानों को नुकसान ना हो। ये तो जरूरी लगता है, खासकर गरीब किसानों के लिए। हाँ, जरूरी है, पर यह अधिकार मुख्य रूप से उन देशों के लिए सोचा गया था जो खाद्य के शुद्ध आयातक, नेट इंपोर्टर्स ऑफ फूड हैं, और जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, ताकि वो अचानक आने वाले संकट से बच सकें। तो भारत की क्या मांग है? भारत चाहता है कि एसएसएम का अधिकार उसे भी मिले और ज्यादा मजबूती से मिले। भारत का तर्क है कि उसके करोड़ों गरीब किसान हैं और उन्हें आयात में अचानक बढ़ोतरी से बचाना जरूरी है। लेकिन डब्ल्यूटीओ या विकसित देशों का क्या कहना है? उनका तर्क है कि ये प्रावधान मूल रूप से कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए था। भारत आज एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, खाद्य के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर है और आमतौर पर कृषि उत्पादों का निर्यातक है, आयातक नहीं, कुछ चीजों को छोड़कर। इसलिए भारत को एसएसएम की जरूरत उतनी नहीं है, या कम से कम उतनी नहीं जितनी कुछ अफ्रीकी या अन्य गरीब देशों को है। यहीं पर मतभेद है। ये भी एक मुश्किल मुद्दा है। तीसरा कृषि मुद्दा, निर्यात सब्सिडीज। ये वो सब्सिडी होती है जो सरकारें अपने किसानों या निर्यातकों को इसलिए देती हैं ताकि वो अपना माल दूसरे देशों में सस्ता बेच सकें और ज्यादा निर्यात कर सकें। एक्सपोर्ट सब्सिडीज, इसे दोहराएं। ये तो सीधे सीधे व्यापार को बिगाड़ना हुआ। हाँ बिल्कुल, ये व्यापार को विकृत करती है। इससे दूसरे देशों के किसानों को नुकसान होता है जहां ये सस्ता माल डंप किया जाता है। तो इस पर क्या सहमति बनी है? अच्छी खबर यह है कि इस पर काफी हद तक सहमति बन गई है। विकसित देश जो मुख्य रूप से ये सब्सिडी देते थे, खासकर यूरोपियन यूनियन, अपने कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी के तहत वो इन्हें धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त, फेज आउट करने पर सहमत हो गए हैं। नैरोबी में 2015 की मंत्री स्तरीय बैठक में इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ था। तो ये भारत के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, ये भारत के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारत इस तरह की निर्यात सब्सिडी देता ही नहीं है। ये मुख्य रूप से विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच का मुद्दा था, जो अब काफी हद तक सुलझ गया है। चलिए, एक मुद्दा तो सुलझा। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे पर, कुल समर्थन उपाय, एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट, एएमएस। ये भी सब्सिडी है। हाँ, एएमएस यानी एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट, ये वो घरेलू सब्सिडीज हैं जो सरकारें अपने किसानों को देती हैं और जिन्हें व्यापार बिगाड़ने वाला ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है। घरेलू सब्सिडी, जैसे भारत में एमएसपी या खाद बिजली पर सब्सिडी। हाँ, पर इसमें एक पेच है। डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत सब्सिडी को अलग अलग बॉक्सेस में बांटा गया है, ये समझने के लिए कि कौन सी सब्सिडी व्यापार पर कितना असर डालती है। और एएमएस में सिर्फ वही सब्सिडी गिनी जाती हैं जो व्यापार को ज्यादा बिगाड़ती हैं। बॉक्सेस, सब्सिडी के बॉक्सेस, ये क्या है? हाँ, ये समझने का एक तरीका है। मुख्य रूप से 3 बक्से हैं। ग्रीन बॉक्स, इसमें वो सब्सिडी आती हैं जो व्यापार को नहीं बिगाड़ती या बहुत कम बिगाड़ती हैं, जैसे पर्यावरण सुरक्षा के लिए दी जाने वाली मदद या किसानों की आय सहायता जो उत्पादन से जुड़ी ना हो, या R&D, विस्तार सेवा में आपदा राहत वगैरह। इन पर कोई सीमा नहीं है, देश जितनी चाहें दे सकते हैं। ब्लू बॉक्स, इसमें वो सब्सिडी आती हैं जिनके लिए किसानों को अपना उत्पादन सीमित करना पड़ता है, ये भी कुछ हद तक व्यापार बिगाड़ती हैं, पर ग्रीन बॉक्स से ज्यादा। एम्बर बॉक्स, इसमें वो सभी घरेलू सब्सिडी आती हैं जो उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं और व्यापार को बिगाड़ती हैं, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, जैसे एमएसपी पर खरीद या बिजली, पानी, खाद पर दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी। इन्हीं एम्बर बॉक्स सब्सिडी को कम करने पर डब्ल्यूटीओ में जोर है। ग्रीन, ब्लू, एम्बर, ठीक है। तो एएमएस का संबंध एम्बर बॉक्स से है। सब्सिडी ही गिनी जाती हैं। और इसमें एक और नियम है, डी मिनिमिस नियम। डी मिनिमिस, ये क्या है? डी मिनिमिस का मतलब है बहुत छोटा। इस नियम के तहत अगर किसी विकासशील देश में किसी खास फसल पर दी जाने वाली एम्बर बॉक्स सब्सिडी उसके कुल उत्पादन मूल्य के 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज से कम है, तो उसे एएमएस में नहीं गिना जाएगा। विकसित देशों के लिए सीमा 5% है। अच्छा, 10% विकासशील के लिए, 5% विकसित के लिए। तो दिक्कत कहाँ है फिर? दिक्कत कई हैं। पहली, ग्रीन बॉक्स की परिभाषा पर। विकसित देश बहुत चालाकी से अपनी कई एम्बर और ब्लू बॉक्स सब्सिडी को थोड़ा रूप बदलकर ग्रीन बॉक्स में दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें कटौती न करनी पड़े।
जबकि वो असल में व्यापार बिगाड़ रही होती हैं। अरे, मतलब नियमों का लूपहोल ढूंढ रहे हैं। कुछ वैसा ही। दूसरी दिक्कत एएमएस की गणना के तरीके पर है। भारत का कहना है कि जिस आधार वर्ष बेस ईयर से गणना होती है वो पुराना है और आज की महंगाई और जरूरतों को नहीं दर्शाता। और भारत की सब्सिडी किस बॉक्स में आती हैं? क्या भारत को कटौती करनी पड़ेगी? भारत का दावा है कि उसकी ज्यादातर सब्सिडी, जैसे खाद्य सुरक्षा के लिए एमएसपी पर खरीद या गरीब किसानों को दी जाने वाली मदद, वो ग्रीन बॉक्स के दायरे में आती हैं क्योंकि वो आजीविका और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हैं। इसलिए भारत को कटौती की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन विकसित देश इस पर सवाल उठाते हैं, खासकर एमएसपी को लेकर। तो यहाँ भी गेंद विकसित देशों के पाले में है कि वो अपनी बड़ी एम्बर ब्लू बॉक्स सब्सिडी कम करें और ग्रीन बॉक्स का गलत इस्तेमाल ना करें। हाँ, यहाँ जिम्मेदारी ज्यादा विकसित देशों पर है कि वो ईमानदारी दिखाएं और अपनी व्यापार बिगाड़ने वाली सब्सिडी को कम करें। ठीक है। अब कृषि का आखिरी मुद्दा, स्वच्छता और पादप स्वच्छता शर्तें, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंडीशंस, एसपीएस। ये क्या होती हैं? सुनने में तो ठीक लगती हैं, सफाई और पौधों की सेहत। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल ठीक लगती हैं। एसपीएस यानी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी मतलब मानव और पशु स्वास्थ्य से जुड़े मानक, और फाइटोसैनिटरी मतलब पौधों के स्वास्थ्य से जुड़े मानक। डब्ल्यूटीओ समझौता सदस्य देशों को ये अधिकार देता है कि वो अपने नागरिकों, जानवरों और पौधों को बीमारियों या कीटाणुओं से बचाने के लिए आयातित सामानों पर कुछ मानक लागू कर सकें। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो जरूरी है। दिक्कत तब आती है जब इन एसपीएस शर्तों का इस्तेमाल व्यापार रोकने के लिए एक बहाने के तौर पर किया जाता है। कई बार ये शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त, पारदर्शी नहीं और भेदभावपूर्ण होती हैं। मतलब कोई उदाहरण? जैसे कोई विकसित देश भारत से आने वाले आम या मिर्च पर किसी ऐसे कीटनाशक की मौजूदगी का हवाला देकर रोक लगा दे जिसका इस्तेमाल भारत में होता ही नहीं, या जिसका स्तर इतना कम हो कि उससे कोई खतरा ना हो, या फिर अपने घरेलू उत्पादकों के लिए वही मानक ढीले रखें और आयातित माल के लिए बहुत सख्त कर दें। बाल श्रम का मुद्दा भी कई बार इसमें जोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह की छुपी हुई गैर टैरिफ बाधा एनटीबी बन जाती है। बिल्कुल। इससे विकासशील देशों, खासकर भारत जैसे कृषि निर्यातकों को बहुत नुकसान होता है। उनका माल रिजेक्ट हो जाता है या उन्हें बहुत महंगा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो भारत का क्या रुख है इस पर? क्या भारत एसपीएस के खिलाफ है? नहीं, भारत एसपीएस मानकों के खिलाफ नहीं है। स्वास्थ्य और सुरक्षा जरूरी है, पर भारत चाहता है कि ये मानक वैज्ञानिक आधार पर तय हों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों और अधिक पारदर्शी, समान और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किए जाएं। किसी देश को निशाना बनाने के लिए इनका इस्तेमाल न हो। समझ गया। तो ये थे कृषि के कांटेदार मुद्दे, एसपी, एसएसएम, निर्यात सब्सिडी, एएमएस और सब्सिडी बॉक्स, और एसपीएस शर्तें। वाकई इसमें इतने पेच हैं कि सहमति बनना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, इसीलिए कृषि पर सहमति के बिना दोहा दौर आगे नहीं बढ़ सकता। ये सबसे बड़ा रोड़ा है। ठीक है, कृषि से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एमएआई के दूसरे हिस्से पर, नामा यानी नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, औद्योगिक सामान। क्या ये कृषि से कम विवादास्पद है? हाँ, तुलनात्मक रूप से ये कृषि से थोड़ा कम जटिल और विवादास्पद रहा है। यहाँ मुख्य रूप से दो बातें हैं जिन पर चर्चा हुई। क्या है वो दो बातें? पहली बात है पूर्ण पारस्परिकता से कम, लेस देन फुल रेसिप्रोसिटी, एलटीएफआर का सिद्धांत। इस पर लगभग सहमति है। LTFR, लेस देन फुल रेसिप्रोसिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ कटौती की बात आएगी तो विकासशील देशों से ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि वो उतनी ही कटौती करें जितनी विकसित देश कर रहे हैं। उन्हें कम कटौती करनी होगी और उसके लिए अधिक समय भी मिलेगा। ये माना गया कि विकासशील देशों को अपने उभरते उद्योगों को बचाने के लिए कुछ ज्यादा गुंजाइश मिलनी चाहिए। ये तो विकासशील देशों के हक में है। इस पर सहमति है। हाँ, एलटीएफआर के सिद्धांत पर मोटी सहमति है। दिक्कत दूसरे मुद्दे पर है। और वो दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है टैरिफ कटौती का फॉर्मूला। मतलब कटौती किस तरह से की जाएगी? सभी उत्पादों पर एक समान प्रतिशत कटौती होगी या अलग अलग? पहले एक स्विस फॉर्मूला का प्रस्ताव आया था। स्विस फॉर्मूला? ये क्या था? स्विस फॉर्मूला का सिद्धांत था जितना ज्यादा टैरिफ उतनी ज्यादा कटौती। मतलब जिस उत्पाद पर पहले से टैरिफ बहुत ज्यादा है उस पर कटौती भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ये तो सुनने में तर्कसंगत लगता है,
ज्यादा वाले को ज्यादा कम करना चाहिए। हाँ, पर विकासशील देशों खासकर भारत को ये पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के टैरिफ आमतौर पर विकसित देशों से ज्यादा होते हैं। तो इस फॉर्मूले से उन्हें अपने टैरिफ में बहुत ज्यादा कटौती करनी पड़ती, जिससे उनके उद्योगों पर असर पड़ता, जबकि विकसित देशों को कम कटौती करनी पड़ती। अच्छा, तो LTFR के सिद्धांत के बावजूद फॉर्मूला ऐसा था कि विकासशील देशों पर ज्यादा बोझ आ रहा था। हाँ, इसीलिए फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई। अलग अलग देशों ने अलग अलग फॉर्मूले सुझाए, पर कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पाया। तो नामा में मुख्य रुकावट फॉर्मूले पर है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, JTC यानी सेवाओं में व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेज। इसका क्या हाल है? JTC यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। सैद्धांतिक रूप से भारत सेवाओं के व्यापार को और खुलने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत की सर्विसेज सेक्टर में काफी मजबूती है, खासकर IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज में। हाँ, हमारा सर्विसेज सेक्टर तो हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। गैट समझौते में सेवाओं के व्यापार के 4 तरीके या मोड्स परिभाषित किए गए हैं। इन चारों मोड्स को समझना जरूरी है। हाँ, बताइए, ये 4 मोड्स क्या हैं? मोड 1 क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। इसमें न सेवा देने वाला अपनी जगह से हिलता है, न सेवा लेने वाला। सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। बॉर्डर के आर पार सेवा जाती है। जैसे भारत में बैठा कोई कॉल सेंटर अमेरिका के ग्राहक को सेवा दे रहा है, या कोई आर्किटेक्ट भारत से ही किसी दूसरे देश के लिए डिजाइन बना रहा है। इसमें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सब आता है। मोड 2 कंजम्पशन अब्रॉड। इसमें सेवा लेने वाला सेवा देने वाले के देश में जाता है। जैसे कोई विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आता है, या कोई विदेशी छात्र पढ़ने के लिए भारत आता है, या हम और आप छुट्टी मनाने विदेश जाते हैं। मोड 3 कमर्शियल प्रेजेंस। इसमें सेवा देने वाली कंपनी दूसरे देश में स्थायी रूप से अपनी मौजूदगी बनाती है, जैसे ऑफिस, ब्रांच या सब्सिडियरी खोलकर। जैसे कोई विदेशी बैंक भारत में अपनी ब्रांच खोले, या कोई विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोले। मोड 4 मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स। इसमें सेवा देने के लिए लोग यानी व्यक्ति अस्थायी रूप से एक देश से दूसरे देश जाते हैं। जैसे भारत का कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, कंसल्टेंट या नर्स थोड़े समय के लिए किसी प्रोजेक्ट पर या नौकरी करने विदेश जाए। मोड 1, 2, 3, 4। अच्छा, भारत की दिलचस्पी किस मोड में सबसे ज्यादा है? भारत की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है मोड 4 में। मोड 4 दोहराएं? क्यों? क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या में स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए दूसरे देशों में जाकर अस्थायी रूप से काम करने के रास्ते आसान हो, वीजा मिलना आसान हो, नियमों में पारदर्शिता हो। इसे हम लोगों का रोजगार के लिए एक देश से दूसरे देश मुक्त आवागमन, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह मुक्त नहीं होता। और विकसित देश क्या चाहते हैं? विकसित देश ज्यादातर मोड 1, 2 और खासकर मोड 3 में दिलचस्पी रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बड़ी कंपनियां आसानी से विकासशील देशों में जाकर निवेश कर सकें, अपनी सेवाएं बेच सकें। मोड 4 पर वो ज्यादा उत्साहित नहीं रहते, क्योंकि उन्हें अपने यहाँ नौकरियों और इमिग्रेशन की चिंता होती है। तो यहाँ भी हितों का टकराव है। चाहते हैं कि हम मोड 3 में आपके बैंकों और कंपनियों को आने दें, तो आपको मोड 4 में हमारे प्रोफेशनल्स को भी आने देना होगा। ये लेन देन का मामला है। इसी मुद्दे पर भी गैट्स की बातचीत में ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। तो हमने देखा कि MAI के तीनों हिस्सों कृषि, नामा और गैट्स में कैसे अलग अलग कारणों से दोहा दौर की बातचीत अटकी पड़ी है। कुल मिलाकर WTO अभी कहाँ खड़ा है? क्या ये अप्रासंगिक हो गया है? देखिए, पिछले कुछ सालों से, खासकर दोहा दौर के रुकने के बाद, एक तरह के विराम या ठहराव की स्थिति जरूर बनी। कुछ लोग कहने लगे थे कि WTO का जमाना गया, अब द्विपक्षीय या रीजनल व्यापार समझौतों जैसे RCEP, CPTPP का दौर है। हाँ, ये बड़े बड़े FTA की बातें ज्यादा होने लगी थी। बिल्कुल। और 2008 के वैश्विक संकट से पहले, खासकर अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं WTO को शायद उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी शर्तों पर द्विपक्षीय समझौते कर लेंगे। लेकिन संकट के बाद हालात बदले हैं। कैसे बदले? संकट ने दिखाया कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। और जब वैश्विक मंदी आई तो संरक्षणवाद बढ़ने लगा, जिससे सबको नुकसान हुआ। तब ये एहसास मजबूत हुआ कि वैश्विक समस्याओं का समाधान वैश्विक मंच पर ही हो सकता है। अब बहुपक्षीय व्यापार यानी WTO के जरिए होने वाले व्यापार को ही मंदी से पूरी तरह उभरने और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जा रहा है। मतलब WTO की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है।
हाँ, कह सकते हैं। खासकर कोरोना महामारी के बाद सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आईं और अब भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में नियमों पर आधारित एक निष्पक्ष वैश्विक व्यापार प्रणाली की जरूरत और ज्यादा महसूस हो रही है। तो जो पिछली बातचीत हुई दोहा दौर वगैरह, उससे आगे बढ़ने के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं? व्हाट आर द लेसन्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड? कई सबक हैं और किताब में भी इनका जिक्र है। देशों को ये समझना होगा कि WTO एक मैक्रो प्लेटफॉर्म है। यहाँ सिर्फ अपने किसी एक सेक्टर जैसे कृषि या उद्योग के तात्कालिक फायदे नुकसान को नहीं देखना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक समग्र लाभ, लॉन्ग टर्म ओवरऑल बेनिफिट्स पर ध्यान देना चाहिए कि एक स्थिर और खुली वैश्विक व्यापार व्यवस्था से लंबे समय में पूरे देश को क्या फायदा होगा। मतलब गिव एंड टेक वाली सोच रखनी होगी। हाँ, और सिर्फ गिव एंड टेक नहीं, बल्कि ये भी देखना होगा कि व्यापार के कितने नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं। संरक्षण अपनी जगह है, पर अवसरों का लाभ उठाना भी जरूरी है। और क्या सबक है? दूसरा, वो पुराना रवैया छोड़ना होगा। जब तक सब कुछ सहमत ना हो, तब तक कुछ भी सहमत नहीं। नथिंग वॉज अग्रीड टिल एवरीथिंग वॉज अग्रीड। इसे सिंगल अंडरटेकिंग कहते हैं। मतलब जब तक हर मुद्दे पर छोटे बड़े सहमति नहीं बन जाती, तब तक किसी भी मुद्दे पर बनी सहमति को लागू नहीं माना जाएगा। इससे तो प्रक्रिया बहुत धीमी और बोझिल हो जाती होगी। बिल्कुल, इसने दोहा दौर को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक मुश्किल मुद्दे के चक्कर में बाकी सब अटक जाता था। तो तीसरा सबक यही है कि इस सिंगल अंडरटेकिंग वाले सिद्धांत पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो क्या करना चाहिए? चौथा सबक, विवादास्पद और गैर विवादास्पद मुद्दों को अलग करके देखना चाहिए। जिन मुद्दों पर सहमति बन सकती है, उन्हें पहले लागू किया जा सकता है। शायद अलग-अलग मुद्दों के लिए अलग उपसमितियां बनाकर तेजी से काम किया जा सकता है। मतलब पूरी डील का इंतजार करने के बजाय जहां सहमति बने उसे आगे बढ़ाते जाएं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सबक, इसे सिर्फ एक सौदेबाजी की तरह नहीं देखना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा छीन सकता है, बल्कि इसे सभी के लिए निष्पक्ष के नजरिए से देखना होगा, ताकि एक ऐसी व्यवस्थित वैश्विक व्यापार व्यवस्था बन सके जो टिकाऊ हो और जिससे सभी को, खासकर विकासशील देशों को फायदा मिले। तो अंत में WTO और बहुपक्षीय व्यापार की जरूरत आज कितनी है? मेरे ख्याल से, और जैसा किताब भी इशारा करती है, आज जितनी जरूरत WTO और बहुपक्षीय व्यापार की है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। दुनिया बढ़ते संरक्षणवाद, व्यापार युद्धों और अनिश्चितता का सामना कर रही है। ऐसे में नियमों पर आधारित एक वैश्विक प्रणाली ही रास्ता दिखा सकती है। तो ये दुनिया के नेताओं की वैश्विक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये वैश्विक बुद्धिमत्ता ही होगी कि दोहा दौर के अटके हुए मुद्दों का कोई व्यवहारिक हल निकाला जाए या नए सिरे से बातचीत शुरू की जाए, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती और अधिक एकीकरण, फास्ट स्ट्रॉन्गर विद ग्रेटर इंटीग्रेशन के साथ फिर से पटरी पर लाया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा हुई। गैट से लेके WTO, उसके काम करने का तरीका, उसकी सफलताएं, दोहा दौर की मुश्किलें, कृषि, नामा, गैट्स के पेच और आगे का रास्ता, सब कुछ हमने समझने की कोशिश की। हाँ, कोशिश तो की कि सेक्शन 39.1 के हर पहलू को छुआ जाए। तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, खासकर UPSC के उम्मीदवार, उनके लिए इस पूरी चर्चा की मुख्य बातें, की टेक अवेज क्या होंगे, एक सारांश के तौर पर? पहला, गैट का WTO में बदलना 1 जनवरी 1995 एक बड़ा कदम था। WTO एक स्थायी संस्था है जिसका दायरा बड़ा है, वस्तु, सेवा, बौद्धिक संपदा और सदस्य ज्यादा हैं, 164, 2/3 विकासशील। दूसरा, WTO ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है, जैसे गैर टैरिफ बाधाएं, NTBs कम करना, TRIPs और TIRMs पर समझौता और खासकर एक मजबूत विवाद निपटान बोर्ड DSB बनाना। वैश्विक व्यापार भी बढ़ा है। तीसरा, लेकिन बाजार पहुंच मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स MAI पर दोहा दौर 2001 से में गतिरोध बना हुआ है। यह गतिरोध 3 मुख्य क्षेत्रों में है: कृषि, गैर कृषि बाजार पहुंच NAMA और सेवाएं GATS। चौथा, कृषि सबसे जटिल मुद्दा है। इसमें कई विवाद हैं: स्पेशल प्रोडक्ट्स की संख्या और दायरा, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म SSM का अधिकार किसे मिले, विकसित देशों की निर्यात सब्सिडी, हालांकि अब कम हो रही हैं, घरेलू सब्सिडी AMS का वर्गीकरण, ग्रीन ब्लू एम्बर बॉक्स और डी मिनिमिस सीमा, और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी SPS
शर्तों का गैर पारदर्शी या भेदभावपूर्ण इस्तेमाल। नामा में लेस देन फुल रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत पर सहमति है, पर टैरिफ कटौती के फॉर्मूले जैसे स्विस फॉर्मूला पर नहीं। छठा, गैट्स में सेवाओं में व्यापार में भारत की खास रुचि मोड 4 में है, जिस पर विकसित देश ज्यादा तैयार नहीं है। सातवां, आगे बढ़ने के लिए देशों को समग्र और दीर्घकालिक लाभ देखना होगा। सिंगल अंडरटेकिंग के बजाय लचीला रुख अपनाना होगा, मुद्दों को अलग करके सुलझाना होगा और सौदेबाजी से ज्यादा सभी के लिए निष्पक्ष व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना होगा। आठवां, अंत में आज के दौर में एक मजबूत और प्रभावी WTO की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर और एकीकृत रह सके। बहुत बढ़िया सारांश। ये सारे बिंदु दिमाग में रखने लायक हैं। वाकई WTO को समझना सिर्फ इकोनॉमी के पर्चे के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, भारत की विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि WTO में भारत ने ये स्टैंड लिया या अमेरिका ने वो कहा, तो इस पृष्ठभूमि को जानने के बाद आपको वो खबरें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ये ज्ञान आपको एक आत्मविश्वास देगा, एक बेहतर नागरिक बनाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस गहन चर्चा या डीप डाइव में मजा आया होगा और WTO की कहानी, उसके मुद्दे और भारत के नजरियों को समझना में बहुत मदद मिली होगी। ये जानकारी संजीव वर्मा की किताब के सेक्शन 39.1 पर आधारित थी। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे एक बार और जरूर सुनिए, ताकि ये सारे जटिल बिंदु आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो देर किस बात की, जाइए YouTube पर हमारे चैनल सुन लो UPSC को खोजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या विचार हमें बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।